अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसका तूती आजकल बोल रहा है। वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी वो आज भी सबकी जुबानों पे आम है। उसके बाद दौरा बांग्लादेश इसलिए मुश्किल समझा जा रहा था कि वहां पे लो बाउंसी ट्रैक है, लेकिन शाहीनों का हौसला बुलंद था और वहां पर भी पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इन तमाम परफॉर्मेंस का क्रेडिट जहां पाकिस्तान टीम को जाता है, वहां पे सिलेक्शन को भी इसका क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने तब्दीलियां की और उसके बाद नताइज सबके सामने आए। तो हमारे साथ मौजूद हैं चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम। आपको शो में वेलकम करेंगे। वसीम, क्या कहेंगे? पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है, स्पेशली जो इंडिया के खिलाफ मैच था उसने तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम का जो स्टाइल है वही बदल दिया। उसके बाद सिर्फ एग्रेशन नजर आ रही है। देखते हैं, अगर आप पूरे साल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि स्पेशली कि T20 टीम की हम बात करते हैं तो आपको एक सेटल टीम नज़र आई है, रिजल्ट्स भी आपको अच्छे नज़र आए हैं और एक जो फील आती है ना देखने में आपको एक टीम खेल रही है, तो जिस पे ऑब्वियसली काफ़ी वर्किंग थी पिछले 2-3 साल की, मैंने उसमें शामिल है। वो एक कुछ बैरियर्स थे ना, जो मतलब इंडिया के मैच की आपने बात की तो ऑब्वियसली इट वाज अ बिग बैरियर कि बहुत अरसे से मतलब एक हमारा वो एक लॉक लगा हुआ था जी कि आईसीसी के इवेंट्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट अच्छी नहीं थी, लेकिन वो आपको एक किस दफ़ा एक बिलीव नज़र आई कि ये टीम जीतने के लिए उतरी है और बॉल 1 से आपको वो नज़र आया। माशाल्लाह स्टार्ट भी हमारा अच्छा हुआ। वसीम, जब इंडिया के खिलाफ मैच था तो उससे पहले इंडिया बहुत हाई बना रहा था कि पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकता, तो यकीन था कि वाइट बॉल में हम कर लेंगे, तारीख बदल लेंगे। देखिए काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में थी, स्पेशली अगर कंडीशंस की बात करते हैं कि यूएई के अंदर, जैसा आपको भी पता है कि हमारी काफ़ी होम क्रिकेट हमने यूएई के अंदर खेली है और हमारा वहाँ पे रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा रहा है। उसके बाद PSL भी वहाँ पे हुई है, तो हमारे लड़कों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो ये सबसे बड़ा एज हमें हासिल था। और जिसका मतलब वो आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आपको होता है कि यार ये लड़के हमारे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे किसी भी टीम के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली क्योंकि ये देखें कभी ना कभी तो ये बैरियर टूटना ही था। और आई थिंक कि जिस तरीके से पूरा साल हमारी टीम खेलती हुई आ रही थी, ठीक है, 1 ऑफ मैच हमारे ऐसे हुए कि जिस पे थोड़े से कंसर्न हुए थे, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पूरा साल हमारी एक ज़बरदस्त टीम T20 की परफॉर्मेंस रही है। तो उसके अंदर फिर ये जब यहाँ पे कंडीशंस थी और उसके बाद जो अच्छी चीज़ जो थी कि मतलब जिसको आप पॉजिटिव वे में अगर देखें कि हमारे काफ़ी लड़के ऐसे थे कि जो इससे पहले इंडिया के अगेंस्ट उतना ज़्यादा खेले हुए नहीं थे, तो उस प्रोसेस में या उस प्रेशर से वो गुजरे हुए नहीं थे, तो एक वो सेल्फ बिलीव लड़कों के अंदर ज़्यादा था कि हमने ये मिथ तोड़नी है और उसके बाद अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बाबर ने लीड बड़ा अच्छा किया टीम को, क्लैन का रोल भी आप नहीं करते कि जिस तरीके से उसने चीज़ों को हैंडल किया है, तो हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग टू द प्लान की है। क्या आप समझते हैं एज चीफ सिलेक्टर, एज पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कि पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म पेसर्स जो होते हैं वो इंडिया को हमेशा मुश्किल में डालते हैं? लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट जो प्रॉब्लम्स बैट्समैनों की थी हमने स्पॉट ऑन उनको एक्सप्लोर किया, तो क्रेडिट जाता है शाहीन को, क्योंकि देखिए बॉल स्विंग होना या कंडीशन फेवर में होना ये तो चीज़ें चले आ जाती हैं, लेकिन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना वो अंडर प्रेशर उस बड़े मैच के अंदर, आई एम श्योर के आप देख रहे थे, आप भी प्रेशर फील कर रहे होंगे, मैं डिफरेंट प्रेशर से गुजर रहा था। अब जस्ट इमेजिन कि वो प्लेयर्स जो एक्चुअल उस चीज़ के ग्राउंड के अंदर हिस्सा है उनके अंदर कितना प्रेशर होगा, लेकिन क्रेडिट जाता है बॉयज़ को, स्पेशली शाहीन को, जिस तरीके से उसने वो एग्जीक्यूट किया कि पहले ओवर से हमें वो मोमेंटम दिया कि वी नेवर लुक बैक। इंडिया शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर से लेके और हमारी आखिरी विनिंग शॉट तक बड़ा डरा लगा रहा। जैसे उनकी विकेटें उड़ी तो उसके बाद वो बैकफुट पे चले गए, सहम गई, तो आपको भी लग रहा था कि अब इंडिया जो है वो डर गई है, अब इंडिया उठ नहीं सकती? देखिए वो पहले ओवर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा चला गया ना कि जब 2 विकेट की पहले गिर गई शुरू में ही, तो उसके बाद संभलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा के देखते हैं तो टॉप 3 के ऊपर वो हमेशा रिलाई करते हैं कि टॉप 3 में से कोई एक अच्छी इनिंग्स खेलता है तो तभी वो वाइट बॉल, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में चाहे वो ओपनर्स हैं या कोहली आते हैं तो वो रन्स करते हैं, तभी उनकी टीम जीतती है। तो जब 2 आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट हो गए तो उसके बाद थोड़ा हम भी कम्फर्ट हो गए कि यार अब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, तो बिल्कुल ऐसे अंडर प्रेशर नज़र आए वो। चलिए ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हम जीते, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक मौका लग रहा था कि फंस गया मैच। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीते, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक मौका लग रहा था कि हम फंस गए थे। आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान टीम पहले मैच में जितना आउटस्टैंडिंग खेला उसके बाद अगले 2 मैचों में फंस गया था? देखिए अब T20 या वाइट बॉल क्रिकेट ऐसी है ना कि ऐसे फेजेस आते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि इवन इंडिया के मैच में जब 150 रन के नज़दीक टारगेट हो गया था तो आपको हल्का सा वो परेशानी शुरू हो जाती है कि अब मैच बन गया है वहाँ पे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, हमने बिल्कुल ही वन साइड मैच किया। तो वो फेजेस आते हैं मैच के अंदर, वो न्यूजीलैंड के मैच के अंदर भी आया और उसके बाद हमने देखा अफगानिस्तान के मैच के अंदर भी आया, लेकिन
अगर आप उस फेज को हटा देते हैं जहाँ जिस ओवर्स की पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा बॉल्स और रन्स का हमने वो देखा था, लेकिन जैसे 18 लगी हैं तो बाद में अगर आप वो देखते हैं तो आप कहेंगे यार ये तो बड़े आराम से हम मैच जीत गए। लेकिन ये ब्यूटी है वाइट बॉल क्रिकेट की, स्पेशली T20 की। क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हम जीता हुआ हारे, या आप समझते हैं कि वो मैच हमेशा से ऑन ही था कि कोई भी जीत सकता था? देखिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड वैसे भी आई थिंक नॉकआउट्स के अंदर इतना अच्छा नहीं था, तो वो एक तो वरी थी कि यार, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, जैसे सबको थी, मुझे भी थी, बाकी पूरी आवाम को भी थी कि जो मोमेंटम हमारा बना हुआ था कि वो मैच भी हम जीतेंगे, और लग ऐसा रहा था कि हम मैच वो जीतना चाहिए था हमें, मतलब लग ऐसा रहा था कि हम जीत जाएंगे। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि वो एक छोटा सा एक आता है ना फेज मैच के अंदर कि वहाँ पे किसकी प्रेशर हैंडलिंग या रिक्वायरमेंट जो थी वो कौन बेहतर तरीके से कर सका। ऑस्ट्रेलिया वो 3-4 बॉलें जो थी वो हमारे अगेंस्ट गई वहाँ पे, उससे मैच का पासा पलट गया। लेकिन ये नहीं था कि हम बगैर फाइट किए हुए हारे, मतलब लग रहा था आखिर तक कि यार ये मैच हम अभी तक जीत सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेट एक टीम ने जीतना होता है और उस दिन हमारा दिन नहीं। आजम खान को जो आपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर किया था, क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद बाहर किया था, या आप समझते थे कि वो पहले गलत पिक हो गए या बाद में सही ड्रॉप हुए? नहीं, देखें पिक उस टाइम भी वो ठीक हुए थे, क्योंकि मेरे ख्याल सिनारियो जब चेंज हुआ नेशनल T20 कप के बाद, जब वहाँ की परफॉर्मेंसेज हमने देखी कि वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो जब अभी एक नया लड़का स्पेशली, ठीक है ना, और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी तो खैर हो ही रहा था, लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी T20 में देखी तो वो लैक्ड कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस लेके वर्ल्ड कप में जाना वो भी थोड़ी टीम के साथ हो जाती। तो यंग है अभी, उसके पास काफ़ी टाइम है, उसके जो कुछ और मसाइल हैं फिटनेस वाले, उसमें भी वो बेहतरी की थोड़ी गुंजाइश मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा मौजूद है उसके अंदर। तो वही थॉट कि इस टाइम के ऊपर हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद थे सरफराज उस टाइम, तो फिर हमने उनको रिप्लेस किया था। तो वो प्योरली हमने डिसाइड किया था जो नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंस थी उसमें, नॉट नेसेसरली कि हमने स्टैट्स देखे थे, बहुत सी और चीज़ें आप अब मैच ग्राउंड पे देख रहे होते हैं ना, आपको चलने से, आपको बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे कोचेज जो सेलेक्टर्स भी हैं, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लड़के का क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, उसका प्रेशर हैंडलिंग कैसे चल रही है। तो उसकी रिपोर्ट्स भी इतनी अच्छी नहीं आई थी, वो अंडर प्रेशर थोड़े से लग रहे थे ज़्यादा, तो हमने कहा कि बजाय इसके कि हम इनको और ज़्यादा प्रेशर के अंडर डालें, हमने रिप्लेस किया। वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब अनाउंस हुआ तब्दीली वाला, तो रमीज़ राजा जो चेयरमैन है उनकी एक स्टेटमेंट आई कि बाबर आजम ने जो लड़के मांगे वो हमने उनको दे दिए। तो उससे कहीं सिलेक्शन कमेटी की सुबकी तो नहीं हुई कि बाबर ने जो लड़के मांगे वो सिलेक्शन कमेटी ने दिए? नहीं, देखें उससे पहले भी जो लड़के हुए थे वो भी, जैसे मैंने पहले कहा कि हम बाबर आजम के साथ ही बैठे हुए थे, हमने इकट्ठे बैठ के वो टीम बनाई थी। 1-2 लड़कों पे डेफिनेटली हमेशा की तरह डिबेट होती है, लेकिन उसके बाद भी जब टीम बनी है तो जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा है कि कोई एक आध प्लेयर अगर या 2 प्लेयर ऐसे हो जाएं जिसके ऊपर वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टीम मैनेजमेंट का आता है, आई पुट दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ माई सिलेक्शन कमेटी ऑल्सो कि यार ये, अब उस पर मेरा भी होता है कि मैं उस तरफ एग्री कर रहा हूँ या इस तरफ एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली यही हुआ कि वी आर ऑल ऑन बोर्ड और ठीक फैसले एंड में हुए। तो इसमें कोई मजायका नहीं है कि मतलब अगर आपको अपनी राय चेंज करनी पड़ती है। वसीम, चेयरमैन बदले तो वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी बदल गया, क्या जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड पहले आपने अनाउंस किया था वो आपकी गलती थी, या वर्ल्ड कप में जो आपने बाद में तब्दीलियाँ की वो आप मजबूर होकर तब्दीलियों पे गए? नहीं, देखें पहले भी जब सिलेक्शन हुई थी रमीज़ भाई से उस टाइम भी बात हुई थी, मतलब उनसे, मतलब वो ऑफिशियली उस टाइम अभी चेयरमैन नहीं थे, लेकिन एज अ कर्टसी हमने टीम उनसे के साथ शेयर की थी। उसके बाद वो चेयरमैन जब अनाउंस हुए दोबारा भी उनसे टीम वो डिस्कस भी हुई थी उसके बाद भी, और उसके बाद जब चेंजेस हुई हैं उसके बाद भी डिस्कशन हुई थी। लेकिन ये नहीं था कि हम चेयरमैन के पास गए उन्होंने कहा ये चेंज कर दो, हमने प्रोसेस अपना फॉलो किया कैप्टन के साथ हमारे। मतलब आप तब्दीलियां लेके गए कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने नहीं कहा कि तब्दील करो? नहीं, कप्तान के साथ बैठ के डिस्कशन हुई कि यार ये प्लेयर्स 2-3 हैं जिनके फॉर्म के ऊपर कंसर्न था, उस पर कैप्टन ने भी एग्री किया कि शायद हमें यहाँ पे आप चेंजेस करनी चाहिए, तो वो चीज़ें हमारे फेवर में भी गई। तो ये कह देना जी किसी के प्रेशर में आके नहीं, प्रेशर क्या था, टीम की बेहतरी का प्रेशर था कि यार शायद अभी इस मौके के ऊपर ये प्लेयर, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे फोकस था कि कुछ प्लेयर्स की जो प्रेशर हैंडलिंग थी वो नेशनल T20 कप में थोड़ी सी वो एक्सपोज हुई कि यार नहीं अभी ये वर्ल्ड कप का प्रेशर शायद ये हैंडल नहीं कर सकते। जितने भी चेंजेस हुए उसके अंदर, क्योंकि प्रेशर की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेट मी फिनिश दैट, कि जो प्रेशर था कि मीडिया की हाइप बन गई थी और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपने भी किया, बाकी मीडिया ने भी किया था, तो प्रेशर एक आता है प्लेयर के ऊपर। तो नाउ दैट वाज द टाइम कि अब वो प्रेशर ठीक था या नहीं ठीक था वो एक डिफरेंट डिबेट है, ठीक है।
लेकिन जब वो प्रेशर आया तो हमने कहा यार अगर ये प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, जो सिर्फ मीडिया का प्रेशर है इतना वो उसको लेना नहीं चाहिए, तो वर्ल्ड कप का कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो वो फिर हमने देखी जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बाकी लड़कों ने बेहतर परफॉर्म किया, तो इस लिहाज से फिर हमने चेंजेस की थी कि वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है उसको बेहतर तरीके से कौन हैंडल कर सकता है। आपके कप्तान कहते थे कि मुझे जो स्क्वाड चाहिए था या मुझे जो लड़के चाहिए थे वो मुझे नहीं दिए जाते थे, जब मुझे लड़के दिए वो, उसके बाद टीम ने रिजल्ट भी अच्छा दे दिया। सही तरीका भी यही कि कैप्टन का एम्पावर हो कि वो स्पेशली ऑन द फील्ड अपने डिसीजन ले, अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 वो खिलाए, क्योंकि उसने टीम को लड़ाना होता है। तो आई थिंक सकलैन ने उसको वो स्पेस दी है जिसका उसने जिक्र भी किया है, और उसके बाद से आपको रिजल्ट्स में बेहतरी भी नजर आई, और जो होता है ना टीम का एक एनवायरनमेंट, वो आपको एक डिफरेंट नजर आ रहा है, टीम स्पिरिट आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। नहीं तो क्या बाबर शुएब मलिक मांग रहे थे जो पहले स्क्वाड में नहीं थे, बाद में आपने शुएब मलिक को इंडक्ट किया, ये दुरुस्त है कि पहले वो चाहते थे कि शुएब मलिक स्क्वाड में हो? नहीं, देखिए वो सर्कमस्टांसिस बाद में ऐसे बन गए कि डोंट फॉरगेट कि शुएब मलिक आए थे जब शोएब मकसूद इंजर्ड हुए थे। बिल्कुल ऐसे। हालांकि शोएब मकसूद जो थे ओरिजिनल स्क्वाड का वो हिस्सा थे, तो लास्ट मिनट के ऊपर फिर शोएब की जो रिप्लेसमेंट हमने देखी कि बेहतर ऑप्शन हमारे पास कौन मौजूद है। तो शुएब मलिक बाबर की डिमांड नहीं थे? नहीं, देखें डिस्कशन तो सारे प्लेयर्स के ऊपर, मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ। नहीं, डिमांड आप किस सेंस में कह रहे हैं जी कि मुझे ये चाहिए चाहिए? जैसे कप्तान ऐसे मीटिंग के अंदर ऐसे नहीं होता। हम डिबेट होती है जी, कैप्टन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोच का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर देखा जाता है कि उस रोल के अंदर बाकी ऑप्शन हमारे पास क्या मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें जब टिक होती हैं तो फिर आप एक कंसेंसस के साथ हाँ जी कि ये लड़का, हम सब इस पर इत्तेफाक करते हैं, तो उसके बाद वो लड़का सेलेक्ट होता है। दूसरा शुएब मलिक का साथ में ये भी था कि हफीज़, आपको अगर याद हो कि जब वर्ल्ड कप से पहले उनको डेंगू हो गया था, तो उनकी फिटनेस के ऊपर भी मतलब 100% फिट उस टाइम थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि शायद वहाँ पे जाके इनको कोई वीकनेस ना हो जाए या फुली रिकवर उस तरह ना कर सके, हालांकि काफ़ी दिन उसमें थे। तो वो भी एक फैक्टर हमने देखा कि हमें टीम के अंदर एक्सपीरियंस प्लेयर एक हफीज़ मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ जब शुएब इंजर्ड हुए वो फैक्टर हफीज़ वाला भी हमने देखा। तो उसके बाद फिर उस लॉजिक के तहत जो हमें बेस्ट ऑप्शन नज़र आया, फिर वो शुएब मलिक नज़र आए, उसके बाद शुएब मलिक टीम के अंदर आपको नज़र आए। अच्छा, जिस तरह आपने अभी बता दिया कि आप डमी चीफ सेलेक्टर नहीं है, बाइख्तियार चीफ सेलेक्टर हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, क्या आप डिक्टेटर चीफ सेलेक्टर हैं या आप जो है वो अपने सिलेक्शन कमेटी के जो कोचेज़ मेंबर हैं, ज़ाहिर है आज़ाद सिलेक्शन कमेटी नहीं है, कोचेज़ ही रीजनल उसके होते हैं, आप उनकी राय का एहतराम करते हैं? क्योंकि बहुत सारे से ये बात आती है कि शायद जो टीम उनको कंसल्ट करते हैं, जो वो आपको मशवरे देते हैं, उसके बरक्स टीम बन जाती है। नहीं, ऐसा कम से कम मेरे होते हुए ऐसा नहीं हुआ कि जब से मैं चीफ सेलेक्टर हूँ। देखिए उसमें अब ये है कि जब भी आपकी कोई कमेटी होगी उसमें डिफरेंट आरा आएगी कि एक बंदा एक लड़के के बारे में कहेगा, दूसरा उससे शायद एग्री नहीं करेगा, तो वो प्रोसेस हमारा पूरा होता है। और जो हमारे कोचेज़ है, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो कोचेज़ भी हैं, तो उनके पास से जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी कीमती आती है, ठीक है ना। अब ये मैं मैच देख रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर बैठा देख रहा हूँ, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम के अंदर है, तो वो हर चीज़ वो नोट कर रहे हैं, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड कैसा ये लड़का जा रहा है, इसके क्या मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो कैसा चल रहा है। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बड़ी वो वैल्यू ऐड करती है उसके साथ। लेकिन ये कह देना कि उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता या उनसे नहीं, वो पूरा प्रोसेस हमारा होता है, मीटिंग्स होती हैं हमारी, जो पॉइंट ऑफ व्यू कैप्टन का होता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं, कैप्टन डिफरेंट तरीके से एक चीज़ दे कहता है कि हमारे ख्याल में ये होना चाहिए, उस पर अगर हम एग्री करते हैं, वो मैं वापस लाता हूँ अपनी सिलेक्शन कमेटी के आगे कि टीम मैनेजमेंट के ख्याल में तो हमें इस सिम्ट में जाना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। मुझे बता दीजिएगा कि क्या सिलेक्शन कमेटी आज़ाद होनी चाहिए? आज़ाद से मुराद ये कि वो जो दूसरी जॉब ना कर रहे हों, दूसरी जॉब से मतलब ये कि जो अभी आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो कोचेज़ भी हैं, क्या ये आइडिया सही है कि कोचेज़ ही सिलेक्टर हो, या आप समझते हैं कि आज़ाद सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा अच्छा काम करती है? देखिए उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि उसके भी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें कुछ शिकवे भी आए कि लड़कियों को जो है ना वो कोचेज़ जो हैं वो लड़कों को कहते हैं मैं देखता हूँ तुम कैसे आगे चले जाओगे, शिकायत है। देखते हैं वो चीज़ें भी असेस की जाएंगी। अब ये साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद चीज़ों को असेस किया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आप रिजल्ट्स की बात करते हैं, जैसे मैं सारे प्रोसेस की बात की है, तो वो हेल्पफुल रहा है, लेकिन इसको दोबारा असेस किया जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट अगर आप मेरे से पूछते हैं कि ये सिस्टम 2 साल से चल रहा है हमारा, तो आई थिंक इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं नुकसान से। आपकी सिलेक्ट की हुई टीम जब जिम्बाब्वे में मुश्किल में हो गई, जनूबी अफ्रीका में मुश्किल रही, जिम्बाब्वे तो हार भी गए इनफैक्ट, तो बड़ा जो है क्रिटिसिज्म चीफ सेलेक्टर को जो है ना फेस करना पड़ा। वही टीम या उसमें थोड़ी तब्दीलियों के बाद वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज आए तो टीम ने बड़ा अच्छा किया, मतलब बुराई सारी चीफ सेलेक्टर के गले में, अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो सारी टीम की।
तो ये थोड़ा सा हर्ट करती है कि यार दोनों में याद रखे ना। थोड़ा सा फील होता है, लेकिन आई थिंक एंड ऑफ द डे देखें जब आपकी टीम की पजीराई हो रही है, क्योंकि देखें इवेंचुअली काम जो है वो आपके लड़कों ने करना है, आपके प्लेयर्स नहीं करना है, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट डेफिनेटली उनको जाता है। वो भी एक ट्रेंड गलत है कि जीत में आप ना 36 नाम और भी लेंगे, इसने भी कर दिया उसने भी कर दिया। मेन जो क्रेडिट है वो टीम को, टीम मैनेजमेंट को जाता है। हमारा जहाँ तक पार्ट था सिलेक्शन वाला हमने किया, उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो उन्होंने प्रोड्यूस करने होते हैं। तो पर जब बुरा खेले तो तब चीफ सेलेक्टर्स में दर्द। देखिए ये हमारा एक कल्चर कह लूँ या एक ट्रेंड ऐसा है, शायद दुनिया में ऐसा होगा कि बुरे टाइम में आपको याद किया, हाँ भाई वो किधर है, और जब टीम जीत रही होती है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आप पाकिस्तान टीम की आप तारीफ़ कर रहे हैं, आप कप्तान की तारीफ़ कर रहे हैं या किसी और बंदे की तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं इसको प्राइड लेता हूँ कि यार आई एम पार्ट ऑफ दैट, कि पाकिस्तान टीम की बात हो रही है तो मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा हूँ, चले ग्राउंड के अंदर नहीं, ग्राउंड के बाहर से हूँ। तो लेकिन थोड़ा सा कभी कभी फील होता है, लेकिन इवेंचुअली जब टीम जीतती है तो हम सब जीतते हैं। वसीम, अच्छा बता रहे हैं आप सब चीज़ें, आपकी बातें सुन के तो लगता है कि सब अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं है जो हमें नज़र आता है। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो कि आप चीफ सेलेक्टर की आंख से देख रहे हैं। क्या वजह है कि लड़का परफॉर्म किसी फॉर्मेट में करता है, सिलेक्ट किसी परफॉर्म उसमें होता है फॉर्मेट में, मौका उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में मिल जाता है। धानी की बात कर रहा हूँ मैं, जाहिद महमूद की बात कर रहा हूँ कि आप सेलेक्ट करके लेके गए लेकिन मौके उनको कहीं और मिले। आप नहीं समझते कि ये थोड़ी सी लड़कों के साथ ज्यादती हो जाती है? देखें धानी अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले वो सिलेक्ट हुए थे रेड बॉल के अंदर। रेड बॉल अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी सी याद हो कि वो कहाँ से किस परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट हुए थे, वो पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं हुए थे। तो ये कॉन्सेप्ट भी ना एक वो हमारे यहाँ ना एक वो महावरतन चीज़ें बन जाती हैं ना कि यार वो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं। अब कम से कम मैं 2 साल से या कम चले साल, आप मैं पीछे नहीं जाता, साल में आप कोई ऐसी एक मिसाल उठा के दिखा दें कि आपके ये पीएसएल की परफॉर्मेंस पे कोई लड़का टेस्ट मैच खेल गया हो या टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे वो T20 खेल गया हो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे जिसकी जो परफॉर्मेंस है, जहाँ के लिए वो आइडेंटिफाई हुआ है, वो उसी फॉर्मेट में है। और बाद में जैसे धानी है कि हमने रेड बॉल में उसको पिक किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके बाद उसने पीएसएल में परफॉर्म किया, उसका जब नाम बना वाइट बॉल के अंदर, उसके बाद वो वाइट बॉल के अंदर आया। तो ये इस पर तो कोई वो दो राय नहीं है कि हम पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर टेस्ट प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे या उनको सेलेक्ट करेंगे। तो इस पे तो वेरी स्ट्रिक्टली कि जो जिस फॉर्मेट का है, जहाँ पे उसने परफॉर्म किया है, वो उसी फॉर्मेट में सिलेक्ट होगा। बाकी जहाँ तक मौके देने की बात है, खिलाने की बात है, तो वो प्लेइंग 11 बनाना वो कैप्टन और टीम मैनेजमेंट का काम होता है। डेफिनेटली उसमें हमारी राय शामिल होती है कि ये लड़के हमने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन बहुत सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे समटाइम्स बन जाते हैं कि आप चाहते हुए भी वो फैसले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जीत का प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, कोई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन इन चीज़ों पे हमारा वी आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स कि जिस तरह का भी एक सिनेरियो बन गया है, जिस तरह कॉन्फिडेंस टीम के ऊपर, कैप्टन के ऊपर, पीसीबी के ऊपर, या मैं कहूँगा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक आया हुआ है, तो अब ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यार अब आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। तो वो जो हार वाला था ना फैक्टर होता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे कह दूँ कि वो हारने से हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हार का बैक ऑफ द माइंड आपके वो चलता है फैक्टर। वसीम, आप उन चीफ सेलेक्टर्स में शामिल होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लड़कों को मौका दिया कि इतने जो हैं वो टीम में लेकर आए, यंग ब्लड लेकर आए। लेकिन आप समझते हैं कि आपने हालांकि जिक्र भी किया कि बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया है, लेकिन वीकर साइड्स के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ भी हम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, तो हमारे वो बच्चे जो बेंच पे बैठे होते हैं, कई तो बैठे बैठे वापस भी आ जाते हैं। तो आप समझते हैं यहाँ एज चीफ सेलेक्टर आपको कंसर्न है कि वीकर अपोनेंट के खिलाफ तो बेंच स्ट्रेंथ? देखिए जहाँ तक T20 की बात है ना, तो एक तो टाइम जो वर्ल्ड कप का था ना वो कम था, क्योंकि T20 में वैसे तो ओवरऑल हर स्पोर्ट के अंदर, स्पेशली क्रिकेट के अंदर भी बहुत मैटर करता है आपका मोमेंटम कैसा जा रहा है। तो वो जो जीत का मोमेंटम था, तो वो भी आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ऑपोजिशन को देखते हुए, और वही सेम कॉम्बिनेशन अगर वो जीतता आ रहा है तो उनका मोमेंटम वो बनता जा रहा था, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस T20 के अंदर नज़र नहीं आई। वही लड़के आपको ज़्यादा खेलते हुए नजर आए। एक आध स्पॉट पे मिडिल ऑर्डर का जैसे इशू था, वहाँ पर कुछ चेंजेस आपको नज़र आई थी। तो आई थिंक कि जो आपको अब आपको एक सेटल टीम नज़र आ रही है, यही वजह थी कि ये लड़के कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे थे और उनको कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने आगे चल के खेलना है। तो ये ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है कि जब आपके पास टाइम कम हो, तो अब आपने बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करना है, या आपने इन्हीं लड़कों को और कॉन्फिडेंस देना है, इनको मोमेंटम और देना है। तो उस टाइम पे टीम मैनेजमेंट ने यही सोचा कि मोमेंटम हमें इन्हीं लड़कों को देना चाहिए, और जिसका आई थिंक रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें हमारे जहन के अंदर हैं, आगे चल के आपको ये चीज़ें नज़र भी आएंगी, क्योंकि देखें बाकी जो 2 फॉर्मेट हैं वो कंसर्न है, रैंकिंग भी हमारी रिफ्लेक्ट करती है, चाहे आप ओडीआई की बात करें या टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो वो हमारे थोड़े से वीकर लिंक हैं।
उस पर भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंसेज हमें नज़र आ रही हैं, कुछ वीकर जो लिंक हमें नज़र आ रहे थे पाकिस्तान टीम के अंदर, कुछ प्लानिंग के अंदर ऐसी चीज़ें थी जिनमें थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत थी, कुछ स्टाइल खेलने का जो अप्रोच थी वो आपको आगे चल के उसमें थोड़ी सी चेंजेस नज़र आएंगी। और जिस तरह अल्लाह ने इज्जत दी है हमें T20 के अंदर, तो आपको वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी वो चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी। सीनियर्स की बात कर लेते हैं। सरफराज अहमद टीम के साथ हैं, क्या किसी दबाव पे आप सरफराज को टीम में रखते हैं, क्योंकि सरफराज मुसलसल बेंच पे ही बैठे रहते हैं, या सरफराज वाकई ही टीम की नीड है? देखिए, अब जो लड़के बेंच पे बैठे होते हैं, एक तो ये था कि कोविड के दिनों में तो बड़ा स्क्वाड थे हमारे पास कि 20 लड़के भी गए, कभी 22 लड़के भी चले गए, तो उसके अंदर तो आप चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। जब ट्रिम करते हैं आप स्क्वाड को 15-16, जैसे वर्ल्ड कप में था कि 15+3 हमने भेजे थे, तो वहाँ पर आपको भी डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहले यही है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये डिफरेंट एक फील्ड बन जाती है विकेट कीपिंग वाली, क्योंकि वो आपको ड्यूरिंग द मैच भी रिप्लेसमेंट उसकी मिल सकती है और आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है उस चीज़ की। तो वो हमारी कोशिश यही थी कि रेडी रिप्लेसमेंट हमारे पास में हो, कि जो रेडी हो खेलने के लिए। कीपिंग हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, अगर हम डोमेस्टिक सर्किट में भी देखते हैं कि उतने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है, लेकिन नज़र है हमारी लड़कों के ऊपर। लेकिन बेंच स्ट्रेंथ का जो असल मकसद यही होता है कि आपका एक मेन प्लेयर खेल रहा है, उसके साथ जो बेंच स्ट्रेंथ है लड़का बैठा हुआ है वो रेडी हो रहा है, ताकि जब उसको मौका मिले उसको एक्सपीरियंस भी मिल जाए, लेकिन साथ साथ वो रेडी होता जाए। क्योंकि रिजवान तो जैसी माशाल्लाह उनकी फॉर्म चल रही है, तो वो तो आपको लंबा अरसा आपको नज़र आ रहा है कि वो खेलेंगे और सारे फॉर्मेट वो खेल रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है आगे चल के कि साथ में कोई यंगस्टर ऐसा ग्रूम हो कि जब 2 साल बाद जब भी ज़रूरत पड़ती है तो जब आते हैं तो उनके पास वो एक्सपीरियंस। मतलब अब सरफराज बेंच पे नज़र नहीं आएगा? देखिए, इसका डिसीजन मतलब कुछ तो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, हमने लास्ट सीरीज़ में भी ट्राई की हैं चीज़ें, लेकिन अब PSL हमारी होने जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान कप भी है। वाइट बॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको डिटरमिन होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन मैं आइडियल सिनारियो की बात कर रहा हूँ। क्योंकि फॉर मी कि आपका जो सीनियर प्रोज होते हैं वो या टीम के वो बेंच पे नहीं बैठते, या वो प्लेइंग 11 के अंदर होते हैं। बेंच के ऊपर आपके जो यंगस्टर्स होते हैं, अपकमिंग लड़के होते हैं, वो होते हैं। तो हमारा फोकस इस जानिब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ एरियाज़ में हमारे पास उस तरह की अभी रेडी प्रोडक्ट्स नहीं थी, जिसकी वजह से आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आई हैं। लेकिन आगे चल के इसमें भी आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ जो है वो सीनियर प्लेयर हैं आपके, उनका मुस्तकबिल चीफ सेलेक्टर क्या देख रहे हैं? वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया कि आगे आपके 2 वर्ल्ड कप हैं, तो बैक टू बैक मेगा इवेंट्स हैं, क्या शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ आपके प्लान में अब हैं? देखें, इसकी असेसमेंट अभी जारी है, सब प्रोसेस। अभी जो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ हुई उसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी, उनकी एसेस की, जो परफॉर्मेंस नए लड़कों की, नए मतलब जो बाहर बैठे हुए थे अब वो खेल रहे हैं। आगे चल के देखेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जो कंडीशंस हैं उनको हमने देखना है कि उस लिहाज से हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, तो वो फिर असेस करेंगे। क्योंकि आगे क्रिकेट हमारी काफ़ी आने वाली है कि उसके अंदर कि मैं दरवाजे किसी के लिए ये नहीं कह रहा कि बंद हो गए हैं, लेकिन देखेंगे कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है उन कंडीशंस के लिहाज से जो भी बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स होंगे वो सिलेक्ट होंगे उस वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हमारा फोकस अब वर्ल्ड कप के ऊपर हो, एक सीरीज़ के ऊपर नहीं कि ये कंडीशंस के लिहाज से अगर ये प्लेयर सूट करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर ज़रूरत नहीं है तो हम उस लड़के को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो कि वर्ल्ड कप की कंडीशंस के लिहाज से वहाँ पे ज़्यादा बेहतर खेले। मैं समझ नहीं पाया, अगर आप मुझे समझा पाएँ। ये तो मुझे समझ आ गई कि उनके लिए शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन ये गारंटी भी नहीं है कि वो दोनों वर्ल्ड कप के प्लान्स में शामिल हैं। नहीं, ये भी प्रोसेस जारी है। ये अभी फैसला मैं जैसे कहा है कि कुछ आइडिया हमें हो गया है वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश वाली सीरीज़ में, और आगे चल के अभी PSL भी चल रही है, वहाँ की परफॉर्मेंसेस भी देखी जाएंगे। और उसके बाद सबसे बढ़ के कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के लिहाज से हमें किन प्लेयर्स की ज़रूरत है। नॉट ओनली दीज 2, और भी कुछ प्लेयर ऐसे हो सकते हैं कि जो हमें लगा कि ये वहाँ की कंडीशंस के लिहाज से शायद वहाँ पे इतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, तो हम दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं।